हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हैजार्ड्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग चैप्टर से ही समझ सकते हैं, ये चैप्टर जो है किस पे होना है, एनवायरमेंट के ऊपर है। और किससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे इसमें हम लोग, पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल्यूशन की। ठीक है, पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन का मतलब सिंपल है, अनडिजायरेबल चेंज आना। ठीक है, अनडिजायरेबल चेंज का मतलब है जो हमारे लिए और एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक हो, उसको बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंज। और ये चेंज किसके थ्रू आ सकता है? एयर के अंदर आ सकता है, वाटर के अंदर आ सकता है, लैंड के अंदर, लैंड यानी सॉइल के अंदर आ सकता है। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉइल। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अनडिजायरेबल चेंज किसकी वजह से आता है? ये आता है पॉल्यूटेंट की वजह से। ठीक, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो किसके साथ अटैच हो जाते हैं, चाहे वो एयर के साथ अटैच हो, वाटर के साथ अटैच हो, या फिर सॉइल के साथ अटैच हो, तो इसी को बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ठीक, अब देखिए जो पॉल्यूटेंट है ना, वो दो तरीके के होते हैं। यहां पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। एक है बायोडिग्रेडेबल, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए पॉल्यूटेंट्स में अगर मैं बायो से रिलेटेड बात करूं, तो वो पॉल्यूटेंट्स जो ऑर्गेनिक में हो, ऑर्गेनिक का मतलब यहां पर है कि जो लिविंग बींग्स के थ्रू निकले। ठीक है, अब ये लिविंग बींग्स के थ्रू क्या हो सकते हैं? पेपर हो सकता है, ठीक, और आप कह सकते हो ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, और आप ये कह सकते हो फर्टिलाइजर्स वगैरह हो सकते हैं। फर्टिलाइजर्स की जगह अच्छा वर्ड है मैन्योर, कह सकते हो आप। तो ये सारी चीजें जो लिविंग हो, यानी यहाँ पर ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लिविंग हो, और ये भी अगर पॉल्यूशन कॉज करे तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। ठीक, यहाँ नॉन मतलब जो लिविंग ना हो। ठीक है, यानी बायो का मतलब लिविंग होता है और नॉन का मतलब नहीं हो। तो यहां पर आप कह सकते हो जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइजर कह सकते हो, तो ये सारे क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं जो पॉल्यूशन को मदद करते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन करने में। और ये बायोडिग्रेडेबल यानी ये भी है, ठीक है, ऑर्गेनिक यानी लिविंग वाला पार्ट। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट जो है कैसे चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल है, या फिर आप कह सकते हो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज हैं, या फिर और भी हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह से। ये सारे यूज से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन। अब देखिए एयर पॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एयर पॉल्यूशन क्या है? देखिए एयर में चेंज आना, और वो क्या हो जाए? कंटामिनेटेड, यानी आप बोल सकते हो कंटामिनेटेड एयर। ठीक है, यानी ऐसी एयर जो हमारे लिए और एनवायरमेंट के लिए सही ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए एयर पॉल्यूशन कॉज होने के दो कारण हैं, यहां पर मैं बता देता हूं। एयर पॉल्यूशन जो है दो तरीके से फैलता है। एक है नेचुरली फैलता है, एक है मैनमेड। अब देखिए एयर पॉल्यूशन जो नेचुरली फैलता है वो नेचुरली है, जैसे कैसे? वॉल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से बहुत सारी गैसेस निकलती है हार्मफुल। वो क्या है? नेचुरली। यहाँ पर ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, यानी पेड़ से पेड़ आपस में टकराते हैं तब भी फॉरेस्ट फायर हो जाता है, तब भी क्या है? पॉल्यूशन फैलता है। तो बड़े बड़े जंगलों में आग लगने का कारण भी यही है, जहां पर गर्मी जो है ज्यादा रहती है, तो ये आप कह सकते हो फॉरेस्ट फायर। ठीक, और भी है डस्ट स्टॉर्म वगैरह,
वो नेचुरली है। और जो मैन मेड है उसमें तो आप ये कह सकते हो इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो रन करते हैं ह्यूमन, ठीक, ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं जिसमें व्हीकल वगैरह आते हैं। क्लियर, ऑटोमोबाइल का मतलब यहाँ पर व्हीकल से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी कारें वगैरह चलती हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि एयर पोल्यूशन क्या है। ऐसी हार्मफुल गैसेज जो अटैच हो जाए नॉर्मल एयर के साथ, तो वो क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए जो पॉल्यूशन की कुछ कैटेगरीज होती हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखिए एक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक है आपके पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, एयर पोल्यूशन के अंदर इसको रब कर रहा हूं। देखिए कहने का मतलब क्या है, ऐसी गैसेस जो पॉल्यूटेंट के रूप में डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, या फिर नेचुरली कह सकते हो, नेचुरली मान लीजिए कोई गैस रिलीज होती है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, NO2 है, या फिर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये भी पॉल्यूशन है, यानी ये भी हार्मफुल है। यहां पर और भी है। अब ये देखिए सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या है, यही गैसें अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर NO2 है, और या फिर बहुत सारी गैसेस हैं, ये अगर मान लीजिए किसी और चीज के साथ मिक्स हो जाए, तो वो क्या है, और ज्यादा हार्मफुल है ये, ठीक है। अब देखिए जैसे इस तरीके से समझ सकते हो आप सेकेंडरी पॉल्यूशन को। अब देखिए नेचुरली बहुत सारी गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके क्लाउड्स हैं, ठीक। अब ये व्हीकल्स के थ्रू जो है पॉल्यूशन जा रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, या मान लीजिए फैक्ट्री है ये, और पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है यहाँ से। अब देखिए अगर रेन होती है तो ये हार्मफुल गैसेस किसके साथ अटैच हो जाएंगी, रेन के साथ। तो यानी वो बाद में क्या बनेगा, एसिड रेन बन जाएगा। अभी समझ रहे हो मेरी बात को, कि यहाँ पर जो रेन थी कंबाइन हो गई किसके साथ, ये हार्मफुल गैसेस यानी इसके साथ। तो क्या बनाया उसने, एसिड रेन बनाया। अब एसिड रेन तो पता ही होगा कि कहने का मतलब क्या है, हार्मफुल गैसेस अगर अटैच हो जाए किसके साथ, रेन के साथ, तो वो क्या है, ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है, ह्यूमन के लिए और ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए। तो आप ये कह सकते हो ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। यानी प्राइमरी का यूज करके जो है सेकेंडरी बनता है। अब देखिए यहां पर एक और है स्मोक। स्मोक भी जो है ना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कैसे, यानी यहाँ स्मोक का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए फॉग, जो कोहरा कोहरा होता है सर्दियों के टाइम पे, ठंड के टाइम पर आ जाता है, और ये स्मोक, या इसको ऐसे कर लीजिए, स्मोक प्लस में फॉग, यानी देखिए जो स्मोक है वो पॉल्यूटेंट है, यानी इससे फैलेगा ये, और जो फॉग है वो आपका नेचुरली है, डस्ट वगैरह जम जाते हैं सर्दियों में। अगर ये मिल जाता है तो क्या बना लेता है, स्मोक बना लेता है। तो ये क्या है, ये भी हार्मफुल है, ठीक है। यानी ये बहुत सारे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को आ जाती हैं इससे, ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है ये स्मोक और ये एसिड रेन। एसिड रेन के ऊपर हम थोड़ा आगे चर्चा भी करेंगे कि एसिड रेन क्या है, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है ये भी समझेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब टॉपिक जो है आपका है एसपीएम। अब देखिए एयर पोल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम्स है एक तरीके की, ठीक है। हम जो है प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं स्पैम। अच्छा इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर।
देखिए ये है क्या, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एक ग्रुप है जिससे एक ग्रुप है हार्मफुल गैसेस का, जिसमें आपके फ्यूम्स भी आते हैं, हार्मफुल फ्यूम्स आ सकते हैं, ठीक है, डस्ट आ सकती है, और भी आप कह सकते हैं स्मोक है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मिस्ट वगैरह भी इसी में आ जाता है। तो ये हार्मफुल क्या है, ग्रुप है जो गैस के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक। अब ये क्या करता है, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर घुस जाता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जहां से हम लोग सांस लेते हैं। जब ये जहां पर आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये बॉडी के अंदर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहाँ होता है, लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसको बोल सकते हो एल्वुलाई है, और ये हमारी होती है ब्लड कैपिलरीज। इसको इस तरीके से समझिए आप, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। तो एल्वुलाई का काम क्या होता है, इस ब्लड कैपिलरीज पे अटैच होना। अब इसको इस तरीके से समझिए, जैसे ये एल्वुलाई है, जब ये, अब जैसे हम लोग पहले थोड़ा रेस्पिरेटरी के बारे में समझ लेते हैं। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करे, जो हमारे लंग्स, उसको रेस्पिरेटरी बोलते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से समझिए, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बॉडी से, ये सबको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्वुलाई के थ्रू ब्लड में क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरीज वापस इसको क्या भेजेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये एसपीएम क्या करता है, ये हार्मफुल जो है पॉल्यूटेंट है, जो फ्यूम्स है, डस्ट है, ये यहां आकर बैठ जाते हैं कैपिलरीज के जगह पर, जहां पर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन टायर्ड रहता है, थका थका रहता है, उसको पूरी तरीके से और एनर्जी मिल नहीं पाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। लाइफ स्पैन का मतलब है कि जो उसकी उम्र है वो कम हो जाती है। यानी आप ये कह सकते हो, दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्पैम पाया जाता है। स्पैम का मतलब है कि काफी ज्यादा हाई मात्रा में, जिसकी वजह से लाइफ स्पैन, यानी जो कह सकते हो जीरो से, जो आदमी 75 साल के बीच में जी सकता है, वो क्या हो जाएगा, 0 से 60 ही रह जाएगा। और ये किसके वजह से, इसकी वजह से, स्पैम की वजह से, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या है, क्लियर है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। चलिए आगे करते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए, जो स्पैम है ये किससे रिलीज होता है, खास करके आप ये कह सकते हो, जो पुरानी फैक्ट्रीज होती हैं, अगर उनकी रिपेयरिंग अच्छी ना हो तो वो ये रिलीज कर देते हैं स्पैम। या फिर जो 10 साल से पुराने व्हीकल्स हैं, ठीक है, यानी व्हीकल्स आप कह सकते हो, ये भी क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं स्पैम को, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने, खास करके इंडिया की गवर्नमेंट ने एक कानून लागू कर दिया है, जिसको बोलते हैं CPCB। इसका मतलब होता है, ये एक बोर्ड है, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, सेंट्रल बोर्ड, सॉरी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका काम क्या होता है कि उन चीजों पर ध्यान रखना जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, और वो खास करके क्या है, व्हीकल्स के लिए है। यानी आप दिल्ली के अंदर या फिर जहां पर पॉल्यूटेड एरियाज हैं, वहां पर दिल्ली या फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि वो व्हीकल्स नहीं चलाएंगे जो 10 साल से पुराने हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या रिलीज करते हैं, स्पैम, ठीक है। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और प्रॉब्लम के साथ, क्लियर है ये चीज। अब देखिए, एक है आपका सेकंड टॉपिक में एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप सिंपल सा समझो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेटिक चेंज आता है, और ये क्लाइमेटिक चेंज को ही एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनते हैं इसको। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए लैंड है,
ठीक है। हम क्या करते हैं, दिन की बात करते हैं, तो ये सन है हमारा। दिन के टाइम पे क्या होता है कि लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो लैंड के ऊपर की एयर भी जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इस तरीके से समझिए। तो ऊपर की तरफ क्या होती है, ये सपोज कीजिए मैंने इसको बना दिया है कोल्ड एयर और इसको कर दिया है वार्म एयर, पर इसको इससे समझते हैं वार्म एयर। देखिए दिन के टाइम पे क्या होता है, ये वार्म एयर क्या करती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है ऐसे करके, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगी और ये कोल्ड एयर जो है वापस नीचे की तरफ आएगी, इस तरीके से समझिए आप, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर भी क्या होता है, वार्म एयर होती है और इसके ऊपर होती है कोल्ड एयर। तो ये चीज समझ सकते हो, ये रोटेशन चलता रहता है, ये आपका एटमॉस्फेयर है ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, यानी जैसे ही ठंड आती, मतलब सॉरी रात आती है, यानी ये मून आ गया आपका, तो होता क्या है, उल्टा हो जाता है, ये कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी और वार्म एयर ऊपर, क्योंकि हल्की गैस ऊपर जाती है हमेशा, ठीक है। जैसे हीलियम गैस के बैलून जो है उड़ जाते हैं, क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि वो गर्म है, हल्की गैस है वो, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहता है, रात में ये कोल्ड एयर नीचे आ जाती है। लेकिन जब पॉल्यूशन होता है तब क्या होता है कि एक लेयर यहां जमा हो जाती है इस तरीके से, ये देखिए, ये जब ये लेयर एक जमा हो गई पॉल्यूशन की, तो इसको काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है, यानी यहां तक पहुंचना पड़ता है ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो इसको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ऊपर से ये लेकर आएगा, यहां जा नहीं पा रहा, क्योंकि यहां पर क्या है, आप कह सकते हो पॉल्यूशन की लेयर, ये कहां जाएगा, कोल्ड एयर पे जाएगा वापस। तो ये देखिए कितना लंबा प्रोसेस है एक तरीके से, ठीक है। तो इस बीच क्या होगा कि इस एरिया का, जहां पर ये लैंड है, उस एरिया का पूरे तरीके से एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। जब एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा तो पूरी कम्युनिटी जो है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, यानी उनके लिए क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर का चेंज आना, तो आप समझ रहे होगी थोड़ा थोड़ा करके ये कितना लंबा चेंज आता है, और ये किसकी वजह से है, केवल एयर पोल्यूशन की वजह से। आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया। थर्ड है आपका एसिड रेन या एसिड प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो हार्मफुल फ्यूम्स हैं, या फिर आप कह सकते हो जो एयर के हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, या हार्मफुल गैसेस कह सकते हो, ठीक है, गैसेस भी कह सकते हो। एयर हार्मफुल गैसेस जो है मिक्स हो जाए किसके साथ, नॉर्मल रेन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, एसिड रेन बनाएगा, ठीक है। और जब जब ये एसिड रेन मान लीजिए कहीं पर भी इंजेक्ट होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए एसिड रेन अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर पे गिरा, ठीक है, हुई, तो एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कहीं पॉन्ड वगैरह या झील वगैरह पे गिरा, तो वहां का एक्वेटिक लाइफ जो है इफेक्ट आ जाएगा, ठीक। और अगर ह्यूमन पे गिरेगा तो ह्यूमन में स्किन डिसऑर्डर आएंगे, ठीक है। तो ये रेन के साथ अगर एसिड मिल जाए, यानी हार्मफुल गैसेस का ग्रुप मिल जाए, तो क्या बनाता है, एसिड रेन बनाता है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि एसिड रेन भी क्या है। क्लियर, आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए केस स्टडी पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन के ऊपर ही, बहुत सिंपल है ये, बहुत फेमस भी हुई थी ये। एक केस स्टडी है आपके पास जिसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखिए इसको समझते हैं। देखिए एक प्लांट लगाया गया था, एक प्लांट लगाया गया था, कब लगाया गया था, इन दिसंबर 1979 के अंदर। इसके अंदर कौन सी गैस थी ये बता देता हूं, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC बोलते हैं, MIC, ठीक है। यानी एक प्लांट लगाया गया था। प्लांट का मतलब यहाँ पर यह है कि एक फैक्ट्री टाइप लगाई गई थी, जिसके में क्या होगा, आप कह सकते हो वो बनेगा, केमिकल्स बनेंगे जो एग्रीकल्चर में डाले जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और ये प्लांट में 5000 टन जो थी, क्या थी, गैस थी, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक। बेसिकली ये यूरिया बनाने की फैक्ट्री थी। अब हुआ क्या, ये 5000 टन का जो है
एक प्लांट बनाया गया जिसके अंदर 5,000 टन क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है एक तरीके से। और हुआ क्या, ये लगाया कब था, 1979 में। हुआ क्या, इन दिसंबर 2 1984 में 340 टन गैस जो है रिलीज हो गई। ठीक है, ये लीक हो गई आप कह सकते हैं, ये 5,000 टन में से। अब ये जब गैस रिलीज हुई 340 टन, तो इससे मैं आपको बता दूं 2500 लोग मारे गए। ठीक है, कब, 2 दिसंबर 1984 के अंदर। ठीक है, इतना हार्मफुल गैस था ये। क्लियर है, ये 2500 बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक था। ठीक है, दुखद घटनाओं में से। तो इसका नाम इसीलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी रखा। और ये क्या था, अचानक से एयर पॉल्यूशन का बढ़ना, यानी एयर के अंदर क्या हो, मेथाइल आइसोसाइनेट का गैस का फैलना। तो ये कहलाता है कि इतना बड़ा डिजास्टर हो चुका है, यानी ठीक है, हुआ है पास्ट में। यानी 2500 लोग मारे गए, और आप कह सकते हो 1 लाख से ज्यादा जो है इंजर्ड हो गए। ठीक है, तो यहां पर मैं बता देता हूं। और इसको किसने बताया था कि एक इतना ये डाटा जो है गया हुआ है, इसको बोला था आईसीएमआर। ठीक है, इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये इसने बताया था, ये इसके पास डाटा था कि 2500 लोग मारे गए, और 1 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं इंजर्ड हुए थे इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। ठीक है, हुआ क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, वो लीक हो गई थी। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपना वाटर पॉल्यूशन पे, यानी यहां से एयर पॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया है। क्लियर। देखिए, वाटर पॉल्यूशन भी सिंपल है, कंटेमिनेटेड हो जाना। ठीक है, वाटर का यानी पानी दूषित हो जाना, यानी हार्मफुल केमिकल्स या फिर बायोकेमिकल्स जो है ऐड हो जाना, किसके साथ, वाटर के साथ, उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, अब इसके भी कई सारे तरीके हैं फैलने के वाटर पॉल्यूशन के, तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं। पहला है बायोलॉजिकल एजेंट। देखिए, बायोलॉजिकल मतलब है कि ह्यूमन से रिलेटेड होगा या फिर एनिमल से रिलेटेड होगा। बायो का मतलब लिविंग है, तो आप यहां पर ये कह सकते हो ह्यूमन वेस्ट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सीवेज वेस्ट भी बोल सकते हो। ये डायरेक्टली क्या हो, मिक्स हो जाए किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है जो पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, क्लियर है, या फिर बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट भी बोल सकते हो इसको आप। तो इस तरीके से भी जो है फैलता है। अगर आपकी चीज समझ में आ रही हो। उसके बाद सेकंड है आपका केमिकल पॉल्यूटेंट भी है। और देखिए, बहुत सारे आप कह सकते हो लैब वगैरह बनी रहती है या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह बने रहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो केमिकल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो बायोरिएक्टिव, या फिर आप ये कह सकते हो सिंपल, जो कंप्यूटर्स वगैरह की चिप्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रेडियो एक्टिव। ठीक है, चाहे वो लैब का केमिकल हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो, साइंटिस्ट वगैरह के लैब के अंदर, ये सीधा कहाँ डाल देते हैं ये लोग, वाटर के अंदर। ठीक, जैसे आप ये कह सकते हो जितना भी फैक्ट्रीज का वेस्ट है वो सीधा डायरेक्टली क्या करते हैं, रिवर्स के अंदर फ्लो कर देते हैं, जिससे क्या है, वाटर पॉल्यूशन आम बात हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में देखेंगे कॉजेज क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट। एक है आपका यहां पर फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट भी कह सकते हो या फिर पॉल्यूटेंट। इसमें क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन का मतलब यहां पर शॉर्ट में जान लीजिए कि जो पहली लेयर होती है ना मिट्टी की, वो किसी एयर वगैरह के थ्रू उड़कर कहां चली जाए, रिवर्स में चली जाए, और रिवर्स का फ्लो रोक दे।
तो उसको बोलते हैं फिजिकल एजेंट, यानी ये नेचुरली होता है, ठीक है। ये सॉइल इरोजन कहलाता है वैसे, ठीक है। टॉप लेयर का रिमूव होना ये सॉइल इरोजन कहलाता है। और ये टॉप लेयर की जो सॉइल है वो कहाँ चली जाए, रिवर के अंदर चली जाए और रिवर का फ्लो रोक दे तो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी फिश वगैरह भी काफी ज्यादा मारा जाता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये इन सबसे जो है वाटर पॉल्यूशन फैलता है, क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल और फिजिकल एजेंट से मिलके, कि हम लोग किस तरीके से जो है इन तीनों से चीज मिलके बनी हुई है वो वैसे, ठीक है। इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इन तीनों चीजों से मिलके एक चीज बनी हुई है। देखिए, एक टर्म सुना होगा आपने, यूट्रिफिकेशन। देखिए, कहने का क्या मतलब है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि यूट्रिफिकेशन है क्या। अब देखिए, सपोज कीजिए इस तरीके से ये मान लीजिए पॉन्ड है इस तरफ का एरिया में, इस तरफ के एरिया में क्या है, पॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, पॉन्ड, इसके अंदर फिश वगैरह होंगे, ठीक है। ये क्या है, तालाब है ये। और ये क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड, क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड, यानी ये है लैंड यानी सॉइल, ठीक। अब इस सॉइल के अंदर क्या डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है ताकि प्लांट्स जो है अच्छे से उगे, ठीक है, ताकि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करे। अब ये होता क्या है कि जब बरसात वगैरह आती है या फिर हम लोग पानी डालते हैं खेती के अंदर, ठीक है, इस फील्ड के अंदर, तो ये फील्ड जो है बहकर कहाँ चला जाता है, यहाँ पर, यानी जो केमिकल डाला है वो कहां पर फ्लोट कर रहा है, अब वाटर सरफेस पे। अब ये वाटर सरफेस पे क्या होना शुरू हो जाता है, प्लांट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब वाटर सरफेस के ऊपर ही, अब इसको इस तरीके से समझिए, यानी ये वाटर है और ये नीचे की लाइफ, यानी नीचे प्लांट है और ये फिश वगैरह है, इस तरीके से आप समझिए। और वाटर के सरफेस पे क्या आ गया है, ये केमिकल्स फ्लोट कर रहा है। तो ये केमिकल्स फ्लोट करने का मतलब है कि ये सनलाइट को रोक देगा, जाने नहीं देगा नीचे की तरफ, जिससे ये प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा पानी के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है, ये पानी के ऊपर ही क्या प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जब पानी के ऊपर ही फ्लोट हो रहे हैं वाटर्स, मतलब प्लांट्स वगैरह, तो नीचे की एक्वेटिक लाइफ जो है खत्म हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है मड में, ठीक है, दलदली ये पार्ट में, फिर मिट्टी जम जाती है इसके ऊपर। तो ये क्या प्रोसेस कहलाता है, पूरा यूट्रिफिकेशन, ठीक है। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आज वो लैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं ना, तो उसका एक ही है कि वो क्या है, यूट्रिफिकेशन, ठीक है। यानी ह्यूमन, केमिकल और फिजिकल एजेंट मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है बहुत डिस्ट्रॉय कर रहा है आपके वाटर जैसे वल्नरेबल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। अब देखिए, वाटर बॉडीज को थर्मल पॉल्यूटेंट भी जो है इफेक्ट कर रहा है। ये चौथा है, वैसे मैंने बताया नहीं था, ये चौथा है। देखिए, सीवेज और एसिड रेन की वजह से पूरा एग्रीकल्चर वगैरह फील्ड जो है, यानी आप कह सकते हैं नालियों वगैरह का पानी सीधा कहाँ चला जाता है, रिवर्स के अंदर। ये रिवर्स है आपकी, समझ लीजिए। और ये ड्रेनेज वगैरह, ये रेन वगैरह हो, इसका गंदा पानी, ठीक है। तो ये थर्मल है डायरेक्टली, ठीक है। इससे क्या है, एक्वेटिक पूरा लाइफ खराब हो जाता है, रिवर भी खराब हो जाता है, क्लियर। अब देखिए, वाटर पॉल्यूशन तो फैल जाता है, लेकिन वाटर पॉल्यूशन कितना ज्यादा है ये कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए कुछ मेथड्स पढ़ते हैं कि वाटर पॉल्यूशन को मेजर करने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहां पर है वाटर क्वालिटीज पैरामीटर्स, ठीक है। देखिए, इसमें मैं बता देता हूं। पहला मेथड है चेक करने का, डिजॉल्व ऑक्सीजन। दूसरा है सीओडी। तीसरा है बीओडी। और चौथा है मोस्ट पोर्टेबल नंबर, मोस्ट पोर्टेबल नंबर, ठीक है। तो देखिए, हम लोग
डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन मिक्स है ये पता लगा लेते हैं। तो हमें अगर ऑक्सीजन कम है तो हम ये कह देते हैं कि वो वाटर पीने लायक नहीं है। ठीक है, इसको और इसको एक साथ समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर आते हैं हम लोग। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीओडी। बीओडी पे क्वेश्चन बहुत आता है, तो देखिए इसका समझ लेते हैं हम लोग पहले। बीओडी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको आप लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन जल्दी बनता है। क्लियर। अब देखिए सपोज कीजिए मैंने एक कंटेनर के अंदर पॉल्यूटेड वाटर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? पॉल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी है मैंने वो ले लिया। अब ये कितना गंदा है इसको मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये पॉल्यूटेड वाटर जो है मैंने ले लिया, अब इसको मेजर करते हैं ये कितना गंदा है। तो देखिए इस वाटर के अंदर दो तरीके के जीव होंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हो, एक है दो तरीके के जीव, ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक का मतलब है कुछ लिविंग पार्ट्स होगा इसके अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हो। दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब है कि लाइफ है यहाँ पर, छोटे मोटे कीड़े वीड़े होंगे, मतलब बैक्टीरिया या प्लांट्स वगैरह के डेड डिकेइंग मटेरियल्स होंगे। ठीक है, यानी लाइफ है यहाँ पर, ऑर्गेनिक का मतलब है। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हो लिविंग कुछ है, सब्सटेंस वगैरह यहाँ पर है पॉल्यूशन के अंदर। इनऑर्गेनिक का मतलब है जो चीजें गलेंगी ही नहीं, ये चीजें तो गल भी जाएंगी, ये चीज गलेगी ही नहीं। ठीक, अब ये इसके अंदर है, यानी मान लीजिए छोटे मोटे कह सकते हो छोटे प्लांट वगैरह का टुकड़े वगैरह या फिर डस्ट वगैरह के जो खाने लायक हो, इसको किसके खाने लायक? बैक्टीरिया के। ठीक है, इस तरीके से समझिए। अब देखिए ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर बैक्टीरिया भी कह सकते हो इसको। अब ये होता क्या है, इन चीजों को ही खा सकते हैं ना ये बैक्टीरिया वगैरह। ठीक, जब ये इसको खाएंगे तो इसको पचाने के लिए क्या होगा कि ये वाटर के अंदर की ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो इस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इसको। जब ये खाएगा तो पचाएगा किससे? ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की हेल्प से। अब देखिए एक तरफ ये बैक्टीरिया खुश हो गया कि इस पानी के अंदर क्या है? ऑर्गेनिक लाइफ है जिसको ये खा रहा है। ठीक है, और किसकी वजह से पचा पा रहा है वो? ऑक्सीजन की वजह से। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाती है। जब ये ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम हो जाए तो आप कह सकते हो ये पानी क्या है? बिल्कुल पॉल्यूटेड, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी मान लीजिए बीओडी, अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है इस पानी के अंदर, यानी आप कह सकते हो क्या कहते हैं, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक, इस तरीके से कह सकते हो। ये है आपका बीओडी। अगर मान लीजिए इसके अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है तो आप कह सकते हो पानी प्योर है। ठीक है, अभी कितना प्योर है? जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा। क्लियर है? बीओडी समझ में आ गया? आई होप कि ये बीओडी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा इसका पैरामीटर्स है, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं रब कर रहा हूं। 1-2 की रेंज में होगा तो वेरी गुड है। ठीक है, बीओडी अगर इसकी स्केल में है 1 से लेकर 2 की तो वेरी गुड, पीने लायक है। ठीक है, 3 to 5 है तो गुड है, 6 to 9 है तो पुअर है, और 100 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड। ठीक है, ये जो फिगर बनी है, यानी ये जो चैनल बना है, ये किस पे बना है? बीओडी के बेस पे बना है। ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड जितनी ज्यादा रहेगी यानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया डिमांड कर रहा है खाना पचाने के लिए। ऑक्सीजन तो है ही नहीं है पानी के अंदर। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगा उतना ही ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, आई होप की चीज समझ में आ गई होगी बीओडी। ठीक है, और इसी से है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सीओडी भी क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, तो ये इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ है। ठीक, तो एक तरीका ये है जिससे हम पानी का पता लगाते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, आई होप की समझ में आ गया होगा। मैं रब कर रहा हूँ बीओडी वाला कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके मोस्ट पोर्टेबल नंबर पे। देखिए आपको मैं बता दूं
हम लोग सीवेज का पानी चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए सीवेज है और सीवेज का पानी मैंने एक ब्यूरेट में ले लिया, यानी आप कह सकते हो कंटेनर में ले लिया, और इस कंटेनर के अंदर जितने भी इकोलाई बैक्टीरिया पाए जाएंगे, जितने ज्यादा होंगे, जैसे ह्यूमन के लिए ये इकोलाई बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं करते, हार्मफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चेक करने का मेथड है, जितने ज्यादा अगर सीवेज के वाटर में इकोलाई बैक्टीरिया पाए जाएंगे, ठीक है, जितने नंबर में होंगे तो ये उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, जितने कम इकोलाई बैक्टीरिया होंगे उतना कम पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। मोस्ट पोर्टेबल नंबर क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वाटर क्वालिटीज को पैरामीटर्स करते हैं, चेक करते हैं। अब सॉइल पॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए सॉइल पॉल्यूशन के अंदर ज्यादा तो नहीं है, जितना भी हम लोग कह सकते हो सॉइल के अंदर पेस्टिसाइड डाला जाता है या फिर इंसेक्टिसाइड डाला जाता है या फिर वीडीसाइड डाला जाता है। इनसे क्या होता है, केमिकली जो है सॉइल को बहुत हार्म पहुंचता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना पूरी की पूरी कह सकते हो सॉइल पॉल्यूशन तो होता ही है, और इस सॉइल पॉल्यूशन की वजह से ना बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो जाता है। मैं यहाँ सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए डाले जाते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में डाले जाते हैं, इसलिए ताकि जो एग्रीकल्चर में डिजीज ना हो, ठीक है। यानी मोटे तौर पे कह सकते हो कि प्लांट्स के अंदर डिजीज ना फैले, ठीक है। इसलिए क्या डाले जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। क्या डाले जाते हैं पेस्टिसाइड्स, और इन प्लांट्स को कोई खाए ना, इसलिए क्या डाले जाते हैं इंसेक्टिसाइड, ठीक है। यानी इसमें क्या है, आप कह सकते हो कीड़े मकोड़े, ठीक है, इंसेक्ट। जब खेती करते हैं तो कोई दूसरा पौधा ना हो जाए जो उसका न्यूट्रिशन ले ले, इसलिए क्या डाला जाता है वीडीसाइड्स, ठीक है। यानी अनवांटेड प्लांट्स ना ग्रो करें। ये ग्रो ना करें इसलिए ये सारी चीजें डाले जाते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सॉइल के ऊपर और एक बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जानने को मिलता है हमारे को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में, ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को जानते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। इसको बायो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, इसको यहां लिख देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखो जैसे सपोज कीजिए, इसको इस तरीके से समझते हैं, ये लैंड है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एग्रीकल्चर के लिए हम लोग क्या डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, ठीक है। और वो केमिकल जो है हम लोग किस फॉर्म में डाल रहे हैं, पीपीएम। ये केमिकल को मेजर करने की यूनिट होती है। इसको हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स में डाल रहे हैं, सॉरी लैंड के ऊपर डाल रहे हैं। इससे क्या होता है, ये मान लीजिए अर्थवॉर्म है सपोज कीजिए, और इंसेक्ट है कुछ जो एग्रीकल्चर में होते ही है ऑब्वियसली। ये इसलिए होते हैं ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके, ठीक है। ये ह्यूमन के दोस्त हैं एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ठीक है। या फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं अर्थवॉर्म को, तो ये अर्थवॉर्म है। अब ये अर्थवॉर्म जो है ह्यूमन का फ्रेंड है, यानी फार्मर फ्रेंड है। तो ये क्या करता है, मिट्टी का उपजाऊपन बनाए रखता है। अगर मिट्टी का अगर नॉर्मली अगर हमें चेक करना हो कि मिट्टी उपजाऊ या नहीं, तो हम इसको डिगिंग करेंगे ना, तो डिगिंग के अंदर क्या पाए जाएंगे, अर्थवॉर्म। अब होता क्या है, जब हम केमिकल डालते हैं तो ये केमिकल सॉइल के थ्रू किस में जाते हैं, अर्थवॉर्म में जाते हैं। अब ये अर्थवॉर्म एक तो होंगे नहीं,
यानी आप कह सकते हो लाखों की तादाद में होंगे सॉइल के अंदर। ठीक है, अब ये होता क्या है, मान लीजिए ये बर्ड्स इसको खाते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये केमिकल जो मैंने डाला है ये इसके अंदर 5 ppm पहुंच गया है। ठीक है, ये अर्थवर्म के अंदर। अब ये एक अर्थवर्म तो खाएगा नहीं, सपोज कीजिए इसने 10 अर्थवर्म खा लिए, तो इसके अंदर कितना केमिकल पहुंच गया, 50 ppm। ठीक है, यानी केमिकल की मात्रा जो है ज्यादा पहुंची इसके अंदर जब इसने खाया। अब इसको भी मान लीजिए किसी और जीव ने खाया, या फिर मान लीजिए कोई बड़ा बर्ड्स ने खाया, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं बर्ड्स भी समझाने के लिए। ठीक है, अब ये एक आधा तो खाएगा नहीं, इसने भी मान लीजिए खा लिया कुछ ज्यादा, तो इसके अंदर भी पहुंच गया 250 के आसपास, यानी मान लीजिए 5 बर्ड्स ने खा लिए, तो केमिकल की मात्रा इसके अंदर ज्यादा हो गई। अब मान लीजिए इसको भी कोई बिग जो है बर्ड खा ले। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए वल्चर वगैरह जो है, ठीक है, या फिर कोई बड़ा पक्षी वगैरह, अब इसको भी खा ले, तो ये एक दो तो खाएगा नहीं, ज्यादा ही खाएगा ये भी। अब मान लीजिए इसके अंदर जो केमिकल था वो पहुंच गया 500, सपोज कीजिए इसने 2 ही खाए, ये 2 के प्रतिशत ही खाया इसने। तो ये समझाने का वे है कि ये केमिकल की मात्रा हमने डाली थी यहाँ पर एग्रीकल्चर में 5 ppm, और 5 ppm अर्थवर्म के अंदर गई, धीरे धीरे ये क्या हुआ, बढ़ती चली गई केमिकल की मात्रा। ठीक है, अब ये केमिकल इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो बिग बर्ड है ना ये सस्टेन नहीं कर पाएगा इस केमिकल के अंदर, और ये जो बर्ड्स है ना ये खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट, खत्म। तो इसका मतलब क्या है, जो केमिकल का इफेक्ट है वो कहां पर पड़ता है, हायर स्पीशीज पे पड़ता है, यानी सबसे हायर स्पीशीज पे, और ये इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये खासकर देखा जाता है फिश वगैरह में भी देखा जाता है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ में कि केमिकल हम डाल देते हैं और वो केमिकल एग्रीकल्चर में भी चला, साथ साथ वाटर में भी जाता है। तो वाटर में क्या होता है कि बड़ी एक फिश से दूसरी फिश खाती है, जिसके वजह से क्या होता है, बिग फिश जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे बिग बर्ड खत्म हो गया यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं बायो कंसंट्रेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आई होप कि ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ मैं चैप्टर भी खत्म करता हूँ। ठीक है, अगर इस पर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट या फिर डायरेक्टली मतलब पूछ सकते हैं ईमेल आईडी पे, मैंने ईमेल आईडी डाली हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।